वही निखिल जी से सौम्या का ऐसा जवाब बर्दाश्त नहीं हुआ तो चिल्ला उठे। सौम्या, मगर उनसे भी दुगनी तेज आवाज में सौम्या चिल्ला की बोली। आवाज नीचे रखिए मिस्टर मल्होत्रा। सौम्या, मल्होत्रा को अपनी फैमिली के सिवा किसी की ऊंची आवाज बिल्कुल नहीं पसंद। आइंदा से इस बात का ख्याल रखिएगा। निखिल जी अवाक होकर सौम्या को देख रहे थे, जो कभी उनके सामने अपना मुंह नहीं खोलती थी। आज उन्हें अपनी बेहद ठंडी नजरों से बिना भाव के देख रही थी। प्रिया बूढ़ी तरह रो रही थी। उसकी मॉम सौम्या को अपनी तीखी नजरों से देखते हुए बोली, पहले तुमने प्रिया को बहुत बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसके लिए मैं माफ कर सकती हूँ। लेकिन इस बार तुमने उस लड़के के साथ प्रिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश के लिए नहीं। प्रिया रोते हुए बोली, डैड, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? सौम्या, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे, मैं कैसे लोगों से नजरें मिलेंगी? प्रिया के डैड संजय उसे शांत करते हुए बोले, कुछ नहीं होगा और ना ही कोई तुम्हें कुछ रहेगा। हाँ बेटा, तुम्हें कोई कुछ नहीं रहेगा। जिसने तुम्हारे साथ यह किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। निखिल जी प्रिया को शांत करते हुए सौम्या को गुस्से से घूर रहे थे। यह सुनकर प्रिया अंदर ही अंदर मुस्कुराई, लेकिन निखिल जी को अपनी तरफ गुस्से से घूरते देख सौम्या की आईब्रो ऊपर हो गई। निशा जी सौम्या की बाजू को जोर से पकड़ते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम सच में मनहूस हो, जहां भी जाती हो सबकी खुशियां बर्बाद करके रख देती हूँ। तभी सीता जी चीखी, निशा जबान संभाल के बात करो वरना मुझे बुरा कोई नहीं होगा। वह तुम्हारी अपनी बेटी है, निशा जी चिल्लाते हुए बोली। यह मेरी बेटी नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, वो प्रिया है। इसके जैसी घटिया लड़की मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। अफसोस हो रहा है मुझे कि जन्म देते हुए ये मर क्यों नहीं गई। तभी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। निशा जी ने हैरानी से अपना सर उठा के देखा तो सामने सीता जी गुस्से से कांप रही थी। गुस्से से चीखती हुई सीता जी बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? अफसोस तो मुझे हो रहा है कि तुम उसकी सगी माँ हो। निशा जी भरे गले से बोली, दीदी। सीता जी गुस्से से, अपनी जबान से एक शब्द मत कहना। निशा, बहुत बोल चुकी तुम। किसी के प्यार में इतनी भी अंधी मत बनो कि बात में पछतावे के अलावा कुछ ना बचे। मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। पायल, प्रिया की माँ जी गुस्से से चीखते हुए बोली, भाभी गलत क्या कहा निशा भाभी ने? इस लड़की ने उस साहिल से कहकर मेरी बेटी का रेप करवाने की कोशिश की ताकि मेरी बेटी को बदनाम कर सके। आखिर आधी आधी रात में घर लौटती है, पता नहीं बाहर क्या करती रहती होगी। सौम्या जो अब तक तमाशा देख रही थी, अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ गया। वह प्रिया की माँ के सामने खड़ी हो गई और एकदम से उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ की आवाज घर में गूंज उठी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी सौम्या ऐसा कुछ करेगी। सौम्या ने प्रिया की माँ को घूरते हुए गुस्से से कहा, आप होती कौन है मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाली? प्रिया की माँ ने सौम्या को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन सौम्या ने उनकी कलाई पकड़कर मोड़ दी। अगले पल एक तेज आवाज के साथ उनकी हड्डी टूटने की आवाज आई। पायल जी की चीख निकल गई, लेकिन सौम्या को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गुस्से में कहा, आज तक मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं। कोई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसने निशा जी और निखिल जी की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग अमीर और ताकतवर हैं, इसका मतलब यह नहीं आप अपनी प्यारी बेटी की बातों में आकर मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा सकते हैं। अगर मैं बदला लेने पर आई तो आप सबकी भीख मांगने की भी औकात नहीं रहेगी। वहां मौजूद सभी लोग सौम्या की बातें सुनकर कांप गए। पुलिस इंस्पेक्टर जो अभी अभी आए थे, देवेश शिवाय भी अभी घर लौटे थे। पुलिस इंस्पेक्टर को घर के गेट पर खड़े देखकर वो भी वहीं रुक गए थे। शिवाय के चेहरे पर सेटिस्फाइड लुक था। उसकी बहन सच में बदल गई थी। अब वह लोगों को जवाब देना सीख गई थी। वो पहले की तरह कमजोर तो बिल्कुल नहीं थी। प्रिया की माँ ने पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हुए अपने हाथ को पकड़कर रोते हुए कहा, देखिए इंस्पेक्टर, इस लड़की ने मेरी कलाई को बुरी तरह मरोड़ दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं यह सन की लड़की यहाँ क्या कर रही है, इसे तो पागल खाने में होना चाहिए। पायल की आवाज सुनकर सब होश में आए। प्रिया रोते हुए बोली, सौम्या तुमने मॉम का हाथ क्यों तोड़ दिया? उन्हें देखो कितना दर्द हो रहा है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सौम्या ने अपने कंधे उचका दिए और कहा, गलती उनकी है।
उन्हें मेरे कैरेक्टर का उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए था। निखिल जी गुस्से से बोले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को थप्पड़ मारने की? तुम दिन बेदिन बदतमीज होती जा रही हो। सौम्या ने उन्हें इग्नोर करते हुए आराम से कहा, मैं ऐसे इंसान से बात नहीं करना चाहती जो इतना पावरफुल और इंटेलिजेंट होने के बावजूद सही और गलत में फर्क न कर सके। निखिल जी को सौम्या की बात सुनकर उनके दिल में दुख हुआ। आज उनकी बेटी उन्हें इनडायरेक्टली बेवकूफ कह रही है। प्रिया ने कहा, सौम्या, तुम डैड से ऐसे कैसे बात कर सकती? उन्हें तुम्हारी बातों से कितना दुख हुआ होगा। सौम्या ने अपने कंधे उचका दिए और कहा, तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो मासूम बनने का? तुम और तुम्हारी फैमिली बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। तुम मुझे फंसाकर जेल भेजना चाहती हो ताकि तुम मल्होत्रा परिवार की प्रिंसेस बन सको। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने खुद किया है? सौम्या ने कहा, बिल्कुल। प्रिया के डैड मिस्टर शेरगिल गुस्से से बोले, तुम्हारे पास क्या सबूत है? उन्होंने सुबह ही सारे सबूत खत्म कर दिए थे। सौम्या ने सभी को इग्नोर किया और सोफे पर बैठ गई। शिवाय देवेश भी सौम्या के अगल बगल जाकर बैठ गए। सौम्या ने अपने फोन में कुछ किया और मुस्कुराते हुए बोली, अगले 10 मिनट में यह साबित हो जाएगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। थोड़ी देर बाद मल्होत्रा मेंशन के बाहर कार रुकने की आवाज आई और उसमें दो लोग भागते हुए मल्होत्रा मेंशन के अंदर आ गए। सामने खड़े दो लोगों में से एक दिनेश था। दिनेश सौम्या की तरफ देखकर अपने कसम उसकी तरफ बढ़ा देता है, मगर सौम्या आंखों से ही उसे वार्निंग देती है, जिसके कारण दिनेश अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा और टीवी के पास जाकर अपने हाथ में पकड़े पेन ड्राइव को टीवी से कनेक्ट कर दिया। सब लोग टीवी की तरफ देखने लगे। सामने एक फुटेज चल रही थी जिसमें प्रिया बार में बैठी ड्रिंक कर रही थी। तभी वहां साहिल आया और प्रिया और उसने कुछ बातें की और फिर प्रिया साहिल के साथ होटल के अंदर चली गई। इसी के साथ वीडियो बंद हो गया। निशा और निखिल हैरान रह गए। वही प्रिया वीडियो देखकर सच में डर से कांप गई। उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। मिस्टर शेरगिल गुस्से भरी नजरों से सौम्या को देखते हुए दांत पीसते हुए मन में बोले, मैंने तो सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी थी, फिर यह इन लोगों को कैसे मिला? वही सौम्या निशा जी के सामने जाके खड़ी हो गई और उनकी आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में बोली, अब कहिए मिसेस निशा मल्होत्रा, क्या कहना चाहती हैं आप? सच्चाई आपके सामने है, अब क्या कहेंगी आप? फिर हल्का हंसते हुए, अरे मैं भी किसे कह रही हूँ, आपके लिए तो आपकी प्यारी बेटी प्रिया अब भी सही होगी। अब आप शायद ये कहेंगी कि ये वीडियो एडिट है, तो हाँ बिल्कुल, आपको जो सोचना है सोचिए, मगर आज के बाद जो शब्द आपने मेरे लिए कहे हैं ना, वो आज के बाद अपनी जुबान पर मत लाएगा, वरना जो जन्म देने का एहसान है ना, वो भी भूल जाऊंगी। इतना कह सौम्या अपने कमरे में चली गई। निशा जी सदमे में एक जगह खड़ी थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। तभी मिस्टर मल्होत्रा राजीव जी बोले, क्या हुआ निखिल? अब कुछ नहीं कहना क्या तुम्हें? कोई इल्जाम नहीं है जो तुम्हें सौम्या पर लगाना हो। अगर हो तो लगा दो, क्योंकि तुम्हारा काम तो यही है। तुम्हारी वो प्यारी बेटी अपने मन में कहानी बनाकर सोना को दोषी बना देती है और तुम उसकी बातों में अंधा विश्वास करके सौम्या पर इल्जाम लगा देते हो। अपने भाई की बातें सुनकर निखिल जी का सर झुक गया। तभी शिवाय के फोन में एक मैसेज आया। उसने उठकर टीवी को ऑन कर दिया। टीवी पर चल रही वीडियो को देख देवेश बोला, ये क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं देता इडियट? ये किसी का सेक्स वीडियो है। व्हाट, सेक्स टेप? देवेश की तेज आवाज को सुनते ही सभी लोगों की दंग नजरें टीवी की ओर चली गई। इसमें यह लड़की, ये तो प्रिया है ना? सीता जी हड़बड़ा कर बोली। टीवी पर प्रिया और राजीव का सेक्स टेप चल रहा था, जिस पर नजर जाते ही गुस्से और नफरत से भरा। प्रिया का चेहरा घबराहट और डर से काला पड़ गया। उसके मुंह से अब एक शब्द नहीं निकल रहा था। कुछ देर में उस टेप का टेलीकास्ट खत्म हो गया और उसके अंत में टीवी स्क्रीन पर अपने आप ही टाइप हुआ, सॉरी बट देखिए विश्वा, वेलकम टू हेल शेरगिल फैमिली व्हाइट डेविल। कुछ देर बाद शेरगिल मेंशन मिस्टर शेरगिल। संजय जी बेसुध सी हालत में काउच पर अपना सर पकड़े बैठे हुए थे। व्हाइट डेविल उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उनके साथ ये सब हो क्या रहा है, और उसे तो उन लोगों ने कभी देखा तक नहीं था, तो भला उसे उन लोगों से कौन सी प्रॉब्लम हो गई जिस कारण वो बिजनेस वर्ल्ड की रूड क्वीन उन लोगों से इतना नाराज और गुस्सा हो गई।
इन्हीं ख्यालों के साथ मिस्टर संजय बार बार अपने बाल नोचे जा रहे थे। उन्होंने अब तक कई लोगों को कॉल करके अपनी सिचुएशन के बारे में बताया भी था, मगर व्हाइट डेविल बीशी का नाम सुनते ही हर किसी ने उनका कॉल कट कर दिया था। काउच से कुछ दूरी पर प्रिया भी सहमी हुई हालत में एक पिलर में लगकर बैठी हुई थी। उसने अपना सर घुटनों के बीच छुपाए रखा था। पूरे लिविंग एरिया में एक अजीब डरावनी खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी वहां पर मिसेस पायल की आवाज गूंज उठी, जो बाहर जा रहे राजीव जी और शिवाय को आस भरी नजरों से देखते हुए रूंधी हुई आवाज में बोल रही थी। आप भी हमें इन बुरे हालातों में छोड़कर जा रहे हैं भाई। मिसेस पायल की आवाज सुनकर राजीव जी रुक गए, मगर उन्होंने मिसेस पायल को कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अपने भाई को रुकता देख मिसेस पायल की आंखों में आस भरी चमक आ गई। तभी राजीव जी सीरियस लहजे में पायल की ओर पीट करते हुए बोले, मुझे माफ कर दो पायल, मगर मैं अब चाहकर भी तुम लोगों की मदद की भी तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। उल्टा तुम लोगों के साथ साथ मैं खुद भी बर्बाद हो जाऊंगा। इतना कहकर राजीव जी उनकी ओर पलटे और उनकी नजर अपनी बहन पर गई, जिसका चेहरा उनकी बात सुनकर काला पड़ चुका था। राजीव जी मिसेस पायल की ओर देखते हुए उनके पास आए। उन्होंने मिसेस पायल के हाथ में एक गन थमाते हुए बिना भाव के कहा, तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, पर मैंने तुम्हें बहन मन से माना था, इसीलिए तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूँ। इतना बोलकर राजीव जी कुछ पल खामोशी से अपनी बहन की ओर देखते रहे और फिर उन्होंने कहा, इससे पहले क्वीन तुम्हारे साथ कुछ करे, खुद को और अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर लो। वो कितनी खतरनाक है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपनी बात खत्म करके अपनी बहन के शौक चेहरे को देखकर वो वहां से चले गए। उनके जाते ही मिसेस पायल धम से फ्लोर पर गिर गई और अपने भाई के कहे हुए शब्दों के बारे में सोचते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। वो सारी फैमिली अभी अपने अपने सोच में ही गुम थे कि उनके घर के बाहर ढेर सारी गाड़ियां रुकने की आवाज आई। उन ढेर सारी गाड़ियों की तेज आवाज आने के कारण पूरे शेरगिल हाउस और लिविंग एरिया के फ्लोर में हुए वाइब्रेशन को महसूस कर पूरी शेरगिल फैमिली खुद में ही डर और घबरा कर सिमटने लगी। प्रिया डर से हकलाते हुए बोली, डैड, ये इतनी गाड़ियों की आवाज। 0 प्रिया अभी बोल ही रही थी कि एकदम से लिविंग एरिया में ढेर सारे फुटस्टेप की आवाज गूंजने लगी। वे सारे फुटस्टेप की आवाज से ही आसानी के साथ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे आवाज एक दो नहीं बल्कि कई सारे लोगों के चलने के कारण हो रही थी। दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंशन सौम्या का कमरा, सौम्या रूम से अटैच्ड बालकनी में खड़ी दिनेश कॉल पर बात कर रही थी। सौम्या, काम हो गया दिनेश। यस बॉस, अपने जैसा कहा था मैंने सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही किया है। आई एम श्योर दोपहर तक पूरी शेरगिल फैमिली न्यूज में छा जाएगी। दिनेश फोन के दूसरी साइड से हल्का सा सर्टिफाइड हंसी हंस के बोला, जिसे सुनकर सौम्या एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ कुछ पल खामोश रही। कुछ देर बाद उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, दिनेश, वो पूरी की पूरी फैमिली मुझे रात तक बेसमेंट में चाहिए। उनके आगे का हिसाब मैं वहीं पर करूंगी। ओके बॉस, दिनेश बोला, जिसके बाद दिनेश को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर सौम्या ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आसमान में चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज सुनकर कुछ पल देखते रहने के बाद सौम्या ने एक लंबी सांस ली और रूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ आरआर कॉरपोरेशन रेहान अपने केबिन में बैठकर एक फाइल पढ़ रहा था, जिसमें सौम्या की इंफॉर्मेशन थी। पर रेहान को उस फाइल में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो सक्सेपियंस हो। उसने उस फाइल को रखकर अपने सर को मसलते हुए नील से पूछा, क्या तुम लोग इन्वेस्टिगेशन करना भूल गए हो? इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। इतना कहने के बाद वो गुस्से से नील को देखने लगा तो नील ने अपना सर झुकाकर माफी मांगते हुए कहा, सॉरी बॉस, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। जरूर मैम की कोई और पहचान है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। नील की बात सुनकर रेहान किसी गहरी सोच में डूब गया। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। कल की बात याद आते ही उसे गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से से टेबल पर रखी फाइल उठाई और नील के ऊपर फेंकते हुए चिल्लाया, गेट आउट। अचानक ही रेहान के खराब मूड को देख नील तुरंत भाग गया। केबिन के बाहर पहुंचकर नील अपनी दिल पर हाथ रखते हुए बोला, हे भगवान, क्या पागल इंसान है, कब गुस्सा हो जाए कब नहीं कुछ पता ही नहीं चलता। देखना, इसे तो हेल में भी जगह नहीं मिलेगी, मेरी बदुआ लगेगी। वो इतना कह ही रहा था कि तभी एक लड़की लिफ्ट से बाहर निकली।
वह दिखने में तो सुंदर थी, पर उसने बहुत ही ज्यादा मेकअप किया हुआ था। उसने काफी छोटे कपड़े पहने हुए थे और पैरों में हिल्स। वो चलते हुए नील के पास रुकी और बड़े घमंड से पूछा, रेहान अंदर है या नहीं? नील ने एक नजर उस लड़की को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखने लगा। फिर मन में बोला, अब यह कौन सी घमंडी चुड़ैल लड़की है जो मेरे बॉस को रेहान कह रही? बॉस अभी गुस्से में है, इसे भेज देता हूँ, बड़ा मजा आएगा इसकी बेइज्जती होते देखने में। इतना सोचकर वह मन ही मन बहुत खुश हो गया। उसने फिर अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाकर जवाब दिया, बॉस है अंदर, वो बहुत ही अच्छे मूड में है, मुझे यकीन है वह आपका स्वागत अच्छे से करेंगे। नील ने स्वागत शब्द पर ज्यादा जोर दिया था। फिर वह अपनी हंसी को दबाने लगा। वह लड़की मटकते हुए सीधा केबिन के अंदर चली गई। रेहान, जो पहले से ही गुस्से में था और किसी लड़की को अपने केबिन में बिना नॉक किए आता देख वो आग बबूला हो गया। रेहान ने नील के जाते ही मास्क पहन लिया था, इसलिए वह लड़की रेहान का चेहरा नहीं देख पा रही थी। रेहान अपनी लाल आंखों से उस लड़की को देख रहा था। तभी उस लड़की ने बड़े ही अदा से रेहान से पूछा, बेबी, तुम कैसे हो? मैंने तुम्हें बहुत किया। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसकी दर्द भारी चीख पूरे केबिन में गूंज उठी, क्योंकि रेहान ने अपने पास में रखा पेपर वेट उठाकर सीधा उसे लड़की के ऊपर फेंक दिया और फिर सर्द आवाज में चिल्लाते हुए बोला, गेट आउट। वही वो लड़की अपना माथा पकड़कर दर्द से तड़प रही थी, पर रेहान की इतनी डरावनी आवाज सुनकर वो अंदर तक कांप गई। उस लड़की ने अपनी आंखों में आंसू लाकर रेहान से कहा, मैं पाखी, क्या तुम मुझ भूल गए? हम बचपन में साथ में खेलते थे, फिर मैं लंदन चली गई थी और अब वापस आई हूँ। रेहान उसकी बात सुनकर चिढ़ गया। उसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की को जानता भी है। उसने अपना हाथ टेबल पर मारते हुए बोला, तो क्या तुम यहाँ मेरे साथ खेलने आई हो? पर मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हें किंडरगार्टन में भेज देता हूँ। मुझे तो पता नहीं था कि कोई बदसूरत लड़की लंदन से यहाँ मेरे साथ टॉय खेलने आई है। भले ही तुम्हें अपनी इमेज की परवाह नहीं, पर मुझे जो यहाँ से। रेहान के इतना गुस्सा करने के बावजूद भी पाखी वहां से नहीं गई। यह देख रेहान ने गुस्से से नील को आवाज लगाई तो नील और समीर भागते हुए केबिन के अंदर आ गए। उसे देखकर रेहान गुस्से से बोला, इस लड़की का एडमिशन किंडरगार्टन में करवा दो। यह लंदन से यहाँ मेरे साथ खेलने आई है। एक काम करो, इसे ढेर सारे टॉयज मेरी तरफ से खरीद के दे दो। वैसे भी मैं कभी भी बदसूरत लड़कियों से बात नहीं करता और ना ही मैं लड़कियों की तरफ देखता हूँ। इतना कहने के बाद वह गुस्से से नील को देखने लगा तो पाखी थोड़े गुस्से से बोली, रेहान, हम दोस्त हैं। अचानक ही रेहान पाखी को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखते हुए नील को बोला, सही कहा, मैं और यह लड़की दोस्त है। यह सुनकर पाखी खुश हो गई। रेहान यही नहीं रुका, वो आगे बोला, एक काम करो, हमारी कंपनी जो हर साल चैरिटी करती है उसमें से थोड़ा सा पैसा या कपड़े इस लड़की को दे दो। शायद इसके पास कपड़े नहीं है, देखो जरा कैसे फटे हुए और आधे कपड़ों में घूम रही है रेहान के। ये कहते ही समीर और नील ने देखा। पाखी ने मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना हुआ था जो बीच बीच में थोड़ा डैमेज था। समीर अपने भाई को बताना चाहता था कि ये एक फैशन है, पर उसने अपना मुंह बंद करना ही सही समझा। रेहान ने देखा पाखी, समीर और नील अभी भी यही है। उसने तुरंत नील को ऑर्डर किया, ले जाओ इसे। रेहान की इतनी डरावनी आवाज सुनकर नील ने पाखी का हाथ पकड़ा और केबिन से बाहर आ गया। समीर भी उसके पीछे पीछे आ गया। बाहर आकर समीर और नील जोर जोर से हंसने लगे। वो सोचने लगे कि कभी कभी उनका बॉस और भाई पागल जैसी हरकतें कर देता है। वही पाखी इस वक्त बहुत गुस्से में थी, क्योंकि रेहान ने न सिर्फ उसे पहचानने से इनकार कर दिया बल्कि उसकी बेइज्जती भी की। पाखी को जाते हुए देख नील ने हंसते हुए पूछा, मिस, आप किस किंडरगार्टन में पढ़ना पसंद करेंगी? प्लीज बता दीजिए ताकि मैं एडमिशन करा सकूं। पाखी ने एक नजर उसे गुस्से से देखकर फिर वहां से पैर पटकते हुए चली गई। मल्होत्रा मेंशन। लिविंग एरिया में शेरगिल फैमिली के न्यूज को टीवी में मीडिया वाले काफी अच्छे से मिर्ची मसाला लगाकर और सस्पेंस बनाकर किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी की तरह दिखा रहे थे, जो कि देखने में वाकई काफी ज्यादा रोमांचक और एंटरटेनिंग था। टीवी पर प्रिया का सेक्स टेप लाउड वॉइस में चल रहा था। इसके साथ साथ शेरगिल हाउस में फ्रिज से निकले आदमियों के ढेर सारे कटे हुए
खून से सने बॉडी पार्ट्स, इन सारी चीजों को देखकर पुलिस को उनकी फैमिली नॉर्मल फैमिली से काफी डाउटफुल, साइकोएस्टी और सस्पिशियस लगने लगी, जिस कारण अंत में इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर और डॉक्टर की सलाह और चेकअप के गुनाह पर पूरी शेरगिल फैमिली को एक मेंटल पागल और साइको फैमिली साबित कर दी गई और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में रखने का तय किया गया। शेरगिल फैमिली की यही न्यूज आज पूरे टीवी पर हर एक न्यूज चैनल की हेडलाइन और सनसनी न्यूज बन गई थी, जिससे यकीनन शेरगिल फैमिली काफी पॉपुलर हो गई थी। शिवाय क्या तुम शेरगिल फैमिली की मदद नहीं कर सकते? निखिल जी परेशान होते हुए कहा। नहीं चाचू, इसमें मैं ही क्या, कोई भी मदद नहीं करेगा। व्हाइट डेविल के खिलाफ जाना मतलब अपनी खुद की बर्बादी। वैसे भी उन दोनों माँ बेटी ने जो मेरे डैड और प्रिंसेस के साथ किया है, मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर वो मेरी बुआ ना होती तो मैं खुद उन्हें मार देता। इतना कह वो अपने ऑफिस के लिए चला गया। निखिल जी और निशा जी की आंखें नम हो गई। आज उन्हें पछतावा हो रहा था कि क्यों उन्होंने प्रिया की बातों में आकर अपनी बेटी की बातों पर विश्वास नहीं किया। सौम्या का रूम, सौम्या का सर अभी अपनी मॉम की गोद में था और सीता जी बड़े प्यार से उसके बाल सहलते हुए अपनी प्यार भरी नजरों से उसी की तरफ देख रही थी। सौम्या अपनी आंखें बंद किए बड़े सुकून के साथ अपनी मॉम की गोद में अपना सर रखे उनके प्यार भरे टच को महसूस कर रही थी। वहीं सोफे पर बैठे मिस्टर मल्होत्रा और देवेश स्माइल करते हुए उन दोनों माँ बेटी को देख रहे थे, जिन्होंने उन दोनों को इग्नोर कर दिया था। अभी उन दोनों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी की चमक दिख रही थी। सौम्या को भी अपने दिल में एक अलग ही तरह का सुकून और खुशी महसूस हो रही थी। हाँ, ये सच थी कि वो एक बहुत बड़ी और पावरफुल बिजनेस वूमेन थी, लेकिन कभी माँ का प्यार नहीं महसूस किया था। सौम्या अपनी माँ की गोद में सर रखे ही सो जाती है। वही सब सीता जी उसे देखती है तो, अरे प्रिंसेस तो सो गई, इसने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मिस्टर मल्होत्रा, कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, उसे सोने दीजिए, जब उठेगी तो खा लेगी। वह वैसे भी आज उसका मूड खराब होगा। मिसेस मल्होत्रा, आपने बिल्कुल सही कहा। इतना कहकर सीता जी सौम्या का सर अपनी गोद से उठाकर बेड पर अच्छे से उसे लेटा देती है और ब्लैंकेट से कवर कर वो तीनों दरवाजा बंद कर वहां से बाहर चले जाते हैं। रात का वक्त 10:30 सौम्या बालकनी में जाकर और कुछ देर बाद वह मल्होत्रा मेंशन के बाहर खड़ी काले रंग की कार में जाकर बैठ गई। कार उसके बैठते ही अपनी मंजिल की ओर निकल गई। तभी वहां 7 से 8 कारें एक साथ लाइन में आकर लग जाती है। सौम्या कार में बैठी अंधेरे में डूबी मुंबई की सड़कों को देख रही थी। उसके मन में क्या चल रहा था, कोई उसके एक्सप्रेशन देखकर नहीं पता सकता था। सौम्या एक गहरी सांस लेते हुए दिनेश से कहती है, कल दोपहर में सबको ऑफिस में इकट्ठा होने के लिए कहो और डेविड को मल्होत्रा फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए रखवा दो। और हाँ, रूही, ईशानी और कृतिका को बोलो वो अपना काम जल्दी पूरा करे और युवराज को इंडिया आने के लिए कहो। दिनेश ने जैसे ही यह बात सुनी वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन तुरंत ही अपने एक्सप्रेशन बदल लिए। सौम्या ने उसे घूरते हुए कहा, युवराज कहाँ है? सौम्या की ऐसी नजर महसूस कर दिनेश ने गहरी सांस ली और बोला, वो हांगकांग में है, युवराज पर अटैक हुआ था। उसने उसकी पूरी गैंग को खत्म तो कर दिया, पर सौम्या ने उसे घूरते हुए कहा, पर क्या? दिनेश ने कहा, उसे बहुत सारी गोलियां लग गई थी, इसीलिए पिछले 3 दिन से वह बेहोश है। सौम्या ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? दिनेश ने अपना सिर झुका लिया। सौम्या ने अपने हाथों की उंगलियां से अपना सिर सहलाया, फिर किसी को कॉल किया। कॉल उठाते ही सौम्या ने कहा, कृतिका अभी के अभी तुम हांगकांग के लिए निकालो। कृतिका, जो कि अभी क्लब में बैठी हुई थी, वह शॉक्ड हो गई। क्या बॉस, अभी हांगकांग क्यों? सौम्या ने गुस्से से कहा, कृतिका, युवराज की तबीयत खराब है, वह अभी बेहोश है, उसके पास जाओ और हाँ, जैसे ही होश आए तुरंत इंडिया लेकर आना उसे। अभी भी उस पर अटैक हो सकते हैं, कृतिका ने घबराते हुए कहा। पर बॉस, यह बात किसी को पता क्यों नहीं है? सौम्या ने गुस्से से दिनेश को देखते हुए कहा, क्योंकि मिस्टर दिनेश ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। अब तुम जल्दी ही प्राइवेट जेट लेकर निकल जाओ। इतना कहकर सौम्या ने फोन काट दिया। फिर दिनेश की तरफ देखते हुए कहा, कार से उतरो। दिनेश हैरानी से उसे देखने लगा। बॉस, सौम्या ने उसे घूरते हुए कहा, कार से उतरो। और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर से कहा, तुम भी। सौम्या की गुस्से भरी आवाज सुनकर ड्राइवर डर गया और तुरंत कार रोक दी। कार की रुकते ही सारी कारें भी रुक गई।
फिर ड्राइवर और दिनेश भी कार से बाहर उतार गए। सौम्या ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई और दिनेश को बिना देखे बोली, मेरा पीछा मत करना, और कार को तुरंत वहां से लेकर निकल गई। दिनेश वही हैरानी से उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर गुस्से से कहता है, अकेली इतनी रात को फिर बॉस चली गई। आखिर कोई तो होगा जो इस सौम्या मल्होत्रा को कंट्रोल कर सके। आखिर ऐसा कोई है भगवान तो उसे यहाँ भेजो, वरना हम मासूम लोग मर जाएंगे इस जल्लाद के हाथों से। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की पानी में डूब रही थी और आसपास के लोग उसे बचाने की बजाय खड़े होकर देख रहे थे। कुछ लोग तो इतने बेरहम थे कि वहां से चले जा रहे थे उन लोगों को, जो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई मर रहा है। वह लड़की अपने आप को बचाने के लिए पानी के अंदर हाथ पैर चल रही थी और ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसे तो आप लग रहा था कि जैसे कि आज उसका आखिरी वक्त आ गया है। धीरे धीरे करके वह अपनी आखिरी सांसें ले रही थी कि तभी किसी मजबूत हाथों ने आकर उसकी कमर को पकड़कर पानी से ऊपर उठा दिया। वह लड़की जैसे ही बाहर आई लंबी लंबी सांस लेने लगी। पानी में रहने से उसे सांस भी नहीं आ रही थी। वह उस लड़के के सीने पर अपना सर रख लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसने बहुत ही मजबूती से उसे लड़के के शर्ट को पकड़ा हुआ था। वही उस लड़के के दोनों हाथ उस लड़की के कमर पर थे। जब उस लड़के ने देखा कि उसे सांस नहीं आ रही है तो उसके पेट को सहलाने लगा। वो लड़का उस लड़की को बाहों में उठाकर पानी से बाहर आया और उसे सीधा खड़ा कर दिया, लेकिन उस लड़की से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वह तुरंत लड़खड़ा गई। यह देखकर उस लड़के ने फिर से उसकी कमर से थाम लिया। कुछ लोग तो वहां से भाग गए थे और कुछ अपनी सांस रोके खड़े होकर उस लड़के को देख रहे थे। उस लड़के को देखकर जो लोग उसे पहचानते थे उनकी हालत खराब हो रही थी। अचानक ही उस लड़की की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद हो गई और वो बेहोश होकर गिरने लगी। तभी उस लड़के ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे कि वो सीधे जाकर उसके सीने से लग गई। उस लड़के ने उसे अपने मजबूत हाथों से अपनी बाहों में भर लिया। उस लड़के ने आसपास के लोगों को अपनी खतरनाक आंखों से देखा, जिसे देखकर सब वहां से तुरंत 9-2-11 हो गए। वहां पर एक गार्ड आया और अपना सिर झुकाकर बोला, बॉस, आपका सभी इंतजार कर रहे हैं। वो गार्ड बहुत ही ज्यादा हैरान था क्योंकि उसके बॉस ने किसी लड़की को बचाया। वह जब से अपने बॉस के लिए काम कर रहा था उसने कभी भी किसी भी लड़की को अपने बॉस के आसपास भी नहीं देखा। अगर कोई होती भी है तो वह हमेशा उनसे दूर ही रहते हैं। उस लड़के ने गार्ड को कोई जवाब नहीं दिया। वो अब सर नीचे करके उस लड़की के चेहरे को वह देखने लगा। तभी उसके कानों में धड़ाम की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, जैसे कि उसे पता था कि क्या हुआ है। वह गार्ड जो अपना सिर झुकाकर खड़ा था, उसने जैसे ही आवाज सुनी वह पीछे मुड़कर देखा तो वह जल्दी से भागकर जमीन में पड़े एक लड़के को उठाते हुए बोला, बॉस आप ठीक है ना? आपको लगी तो नहीं? वह लड़का अभी भी शौक के मारे जमीन पर पड़ा हुआ था। वह गार्ड को देखकर बोला, मुझे छुटकी काटना जरा। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? हमारे बॉस की बाहों में एक लड़की है, जल्दी जल्दी करो, कहीं यह मेरा वहम तो नहीं। गार्ड ने उसके हाथ पर बहुत ही जोर से काटा और वह लड़का चिकते हुए बोला, अरे यार धीरे से, दर्द हो रहा है, एक दिन तुम लोग मुझे मार ही डालोगे। पता नहीं कौन से नक्षत्र में बॉस का असिस्टेंट बनना स्वीकार किया था मैंने। राहुल बॉस आप कैसे बातें कर रहे हैं? बॉस तो कितने अच्छे हैं। हाँ थोड़ा गुस्सा करते हैं लेकिन हम सबकी जरूर का ख्याल भी तो रखते हैं। गार्ड के मुंह से बॉस के लिए इतनी तारीफ सुनकर राहुल सग भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, यह तुम्हारे मुंह से शहद क्यों टपक रहा है? कहीं तुम्हें अपना कोई काम तो नहीं निकलवाना है? 1 मिनट तुम्हें लीव चाहिए थी ना? भूल जाओ, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देने वाला हूँ। और चलो जो, और अपना काम करो। राहुल बोस प्लीज दे दीजिए ना। मेरी वाइफ मुझसे बहुत ही गुस्सा है। उसे मनाने के लिए मुझे उसे डेट पर लेकर जाना है, वरना वो मुझसे डाइवोर्स ले लेगी। वो गार्ड अपने हाथ जोड़ते हुए रोनी सूरत बनाकर राहुल की तरफ देखने लगा। अच्छा ठीक है, रोने की जरूरत नहीं है। आपकी बार दे रहा हूँ लेकिन दूसरी बार से नहीं दूंगा, चले जाओ। उसकी बात सुनते ही वो गार्ड वहां से 9-2-11 हो गया। यह देखकर राहुल झल्लाते हुए उठकर बोला, ये सब के सब निकम्मे हैं। आप लोग पहचान ही गए होगे, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ये शिवाय है जो एक मीटिंग के लिए यहाँ आए थे। छुट्टी मिली नहीं, भाग लिया यहाँ से। ये नहीं है कि एक बंदा नीचे गिरा हुआ है उसे उठाने में मदद कर दे, लेकिन नहीं, सबको तो सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। वह अपने बॉस से कुछ बोलते ही जा रहा था।
उससे पहले ही शिवाय उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर होटल के अंदर जाते हुए राहुल से बोला, मीटिंग कैंसिल कर दो। ये सुनकर राहुल सदमे में चला गया, क्योंकि उसके बॉस ऐसा कभी भी नहीं करते थे। शिवाय कभी भी अपने काम के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया करता था, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। लेकिन आज एक लड़की के लिए उसने अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर दी। यह बात राहुल को हजम नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ सौम्या अपनी कार तेजी से ड्राइव कर रही थी कि तभी उसका फोन रिंग करता है। फोन रिंग करने की आवाज सुनकर सौम्या एक नजर फोन की तरफ डालती है, जहां पर प्राइवेट नंबर फ्लैश हो रहा था। सौम्या कुछ सोचकर कॉल उठा लेती है। उसका फोन कान के पास लगते ही दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, जान, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है। सौम्या जब किसी के मुख से खुद के लिए जान सुनती है तो वह हैरान हो जाती है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि सामने वाला शख्स कौन है तो जवाब देते हुए कहती है, कहीं नहीं, सिर्फ कुछ लोगों के साथ चोर पुलिस खेल रही है। दूसरी तरफ रेहान जब यह सुनता है तो उसका चेहरा सर्द हो गया। जैसे ही वह सौम्या से कुछ कहने वाला होता है कि तभी दूसरी तरफ से गोलियां चलने की आवाज आने लगती है और अचानक कॉल कट जाता है। रेहान, जो कि अपने विला पर था, उसकी आंखें कोल्ड हो गई। उसकी आंखों में किसी की जान लेने की इच्छा दिखने लगी। वह जल्दी से अपने विला से बाहर निकलता है और अपने असिस्टेंट नील को कॉल करते हुए कहता है, जान की करंट लोकेशन पता करो और बॉडीगार्ड लेकर वहां पहुंचाओ। अगर मेरी जान को एक खरोंच भी आई तो तुम सब लोगों का डेथ सर्टिफिकेट तुम्हारे घर पर होगा। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। इधर सौम्या का पीछा बहुत सारी कारें कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं दिख रही थी। उसने अपनी कार को और दुगनी स्पीड से भगा दिया। सौम्या का तेजी से कार भगाते देख उसका पीछा करती सारी कारें भी अपनी स्पीड तेज कर लेती है। सौम्या यह देखकर हंसने लगी। सौम्या एक खाली सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोककर वह बाहर निकल आती है और कार के बैंक से अपनी पीठ टिका पूरे एटीट्यूड के साथ खड़ी हो जाती है। सौम्या ने इस वक्त पूरा ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उन लोगों ने जैसे ही सौम्या को अपनी कार रोक कर खड़ा देखा तो वे भी उससे कुछ दूर रुक गए। सारे लोग बाहर आए। उन सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पर अलग तरह के मास्क थे। उन लोगों ने सौम्या को देखकर हंसते हुए कहा, बॉस ने तो कहा था ये लड़की बहुत खतरनाक और नरक की देवी है, पर ये तो गुलाब की कली के जैसे है। सौम्या ने जैसे ही यह सुना वह हंसने लगी। गुलाब की कली? पता है तुम्हारे बॉस मुझे अच्छे जानते हैं कि मैं क्या हूँ, लेकिन फिर भी देखो किन किन नमूनों को मुझे मरने के लिए भेज दिया, और तुम लोग जानते भी नहीं तुम किसे मरने चले हो। और इतना कहकर वह हंसने लगती है। उन गुंडों का लीडर गुस्से से उसे देखते हुए कहता है, तू रुक, तुझे अभी बताता हूँ। और इतना कहकर वो गन निकालकर जैसे ही सौम्या की तरफ गोली चलाने वाला होता है, उससे पहले ही गोली उसके हाथ पर आ लगती है। वह चिल्लाता हुआ सामने देखता है, जहां सौम्या अपने हाथ में गन लिए उसे घूर रही थी, फिर मुंह बनाकर रहती है, बेवकूफ। और अचानक अपनी गन को फेंक देती है और उन गुंडों को देखते हुए कहती है, तुम पर अपना टाइम वेस्ट करने का मूड नहीं है मेरा अब, इसीलिए गुड बाय। और अपनी पॉकेट से एक चीज निकालकर सीधे उनकी कार की तरफ फेंक देती है। इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते, वहां एक तेज धमाका होता है। सौम्या यह देखकर हंसने लगती है। सामने वो सभी कारें जल रही थी। तभी वहां कुछ गड़ियां धूल उड़ती हुई एक साथ वहां आ जाती है। सौम्या को लगता है कि फिर वही लोग हैं, तो वो झटके से नीचे गिरी हुई गन उठा लेती है, लेकिन सामने से आते हुए इंसान को देखकर वह हैरान हो जाती है और जल्दी से अपनी गन छुपा लेती है। वह इंसान सीधा जाकर उसे टाइटली हग कर लेता है। सौम्या हल्के से कहती है, मिस्टर रायचंद, आप यहाँ। वही सौम्या की बातों को नजरअंदाज कर जब वह उससे अलग होता है तो सौम्या उसकी आंखों देखकर शॉक्ड हो जाती है। रेहान की आंखें पूरी लाल थी। सौम्या इतना तो समझ गई थी कि आंखें आंसुओं से नहीं बल्कि गुस्से से लाल है। रेहान गुस्से से सौम्या के कंधे पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे ऊपर हमला हो सकता है तो अकेली घर से बाहर इतनी रात को क्यों आई? तुम्हें खुद की कोई परवाह नहीं है? आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? रेहान के गुस्से से सौम्या, जो किसी से नहीं डरती थी, उसे भी थोड़ा डर लगने लगा। लेकिन आखिर वह क्वीन थी, ऐसे कैसे किसी से डर जाए? वह अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूरते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया?
और मुझ पर चिल्लाना बंद करो, मैं नहीं डरती तुमसे, समझे? रेहान गुस्से से उसको उसकी कार के पास टिकता है और उसके बहुत करीब जाकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कोल्ड आवाज में कहता है, जान, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन मेरी आगे कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम कभी भी मेरी सच्चाई से वाकिफ ना हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। ये कहते हुए रेहान किसी साइको की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में सौम्या के लिए प्यार के साथ साथ जुनून, पागलपन सब कुछ था। रेहान की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर सौम्या भी एक पल के लिए चौंक गई। उसे उसके एक्सप्रेशन किसी साइकोपैथ की तरह लग रहे थे। ये वो रेहान बिल्कुल नहीं लग रहा था जो उस दिन उसके साथ था। इस वक्त रेहान कुछ अलग ही लग रहा था, जैसे वो जो कह रहा हो वो कर भी सकता है। रेहान उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कार की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी वह अचानक रुक जाता है और सामने जलती हुई कारों को देखने लगता है। फिर सौम्या की तरह घूरते हुए कहता है, यहाँ आग कैसे लगी? सौम्या, जो अचानक उसके गोद में उठाने से चौंक गई थी, रेहान का सवाल सुनकर वो मासूम सा फेस बनाकर बोली, बच्चा, सेफ्टी रखना भूल गया था, कहते हुए अपने दांत दिखा देती है। रेहान उसे घूरते हुए कहता है, वो कार कैसे जली? ये कोई समान आग नहीं लग रही यहाँ पर, किसी ने जरूर। फिर सौम्या की तरफ घूरने लगा। सौम्या अपना कंधा उचका देती है, जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है। रेहान एक गहरी सांस लेता है। अब उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। सौम्या भी यह महसूस कर रही थी। वह डर से उसकी गोद में बैठी हुई थी। डर क्या होता है, लाइफ में पहली बार आज उसने एक्सपीरियंस किया था। रेहान अपने बॉडीगार्ड को इशारा करके कहता है, कचरा साफ कर दो। फिर रेहान सौम्या को लेकर कार में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वह दोनों आरआर पैलेस आ चुके थे। रेहान सौम्या को गोद मेरे लिए कमरे की तरफ बढ़ जाता है और कमरे में लाकर उसे सोफे पर बिठाकर उसे घूरने लगता है। सौम्या उसे घूरती हुई कहती है, ऐसे क्यों घूर रहे हो? मुझे मारने का इरादा है क्या? रेहान एक झटके में सौम्या के ऊपर झुक जाता है और सौम्या के चेहरे पर अपनी गहरी गहरी सांस छोड़ते लगता है। सौम्या को अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी, क्योंकि रेहान उसके बहुत करीब था। सौम्या उसे जैसे ही कुछ कहने ही वाली थी कि उसका फोन बजने लगता है। वह रेहान को अपने ऊपर से धक्का दे देती है और फोन उठाकर कान पर लगती है। सामने से दिनेश की आवाज आती है, बॉस, आप ठीक तो हो? वो रोड पर एक्सीडेंट हो गया। सौम्या चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही वह अपना मुंह खोलती है उसे जवाब देने के लिए, उसे अपने पेट पर कुछ महसूस होता है। जैसे ही वह नीचे अपना सिर करके देखती है तो रेहान उसके टॉप के अंदर अपना हाथ डालकर उसके पेट पर अपनी उंगलियां चला रहा था। सौम्या रेहान को घूरने लगती है तो रेहान एक खतरनाक स्माइल देता है और झटके से सौम्या को अपने नीचे कर लेता है और उसकी गर्दन पर फूंक मारने लगता है। सौम्या का चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगता है। उसे अपने पूरे शरीर में गो ओज़बम्स फील हो रहा था। सौम्या को फिर अपने फोन से आवाज सुनाई देती है तो उसका ध्यान दिनेश की तरह जाता है। वह उसे जवाब देते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, और हाँ, ये न्यूज बाहर नहीं आनी चाहिए। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है और रेहान के हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए कहती है, ये सब करना बंद करो, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ और मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। कहते हुए स्ट्रगल करने लगती है। रेहान उसकी कमर को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, बीवी नहीं हो तो बन जाओगी, वैसे भी मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। रेहान उसे अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए अपनी गहरी आवाज में, तुम जितना मुझे दूर करने की कोशिश करोगी उससे से कहीं गुना ज्यादा तुम मुझे अपने अंदर पाओगी। तो जितना हो सके उतनी मेरी आदत डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा माई जान। चलो, अब अच्छी बच्ची की तरह सो जाओ, मुझे भी सोना है, मैं आज बहुत थक गया हूँ। इतना कहकर रेहान के चेहरे पर एक सर्टिस्फाई वाले एक्सप्रेशन थे, जैसे कि उसने जो सोचा था वही उसे मिल गया। वही रेहान की बातों को सुनकर न जाने क्यों सौम्या के दिल में एक सुकून फील हुआ। उसे रेहान के पास पहले दिन से ही सेफ फील होता था। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर में ही रेहान के सीने से लगकर सो जाती है। वही रेहान जैसे ही सौम्या को सोते हुए महसूस करता है, वैसे ही वह अपनी आंखें खोल देता है और अपने सीने की तरफ देखता है, जहां सौम्या सो रही थी। इस समय उसका चेहरा बेहद ही मासूम दिख रहा था। रेहान सौम्या को बेड पर आराम से लेटा देता है और खुद उठकर बालकनी की तरफ चला जाता है।
तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। सामने वाले से कुछ बात करने के बाद रेहान कॉल कट कर देता है। उसके चेहरे पर इस समय एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो कमरे में आकर उसकी नजर बेड पर सो रही सौम्या पर चली जाती है। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। रेहान बेड पर लेटी सौम्या को अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी बाहों में भरकर उसके बालों को सहलाने लगता है। तो वही सौम्या भी रेहान के सीने पर सर रखकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ होटल में शिवाय उस लड़की को अपनी बाहों में लिए अपने प्राइवेट रूम में इंटर करता है। वह उसे बेड पर लेटाकर जैसे ही लाइट ऑन करता है उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है। वो तो एकातक देखा ही रह गया। बेदाग सा गोरा रंग, घनी पलकें जो अभी बंद थी, पतले गुलाबी होठ और उसके ऊपर एक छोटा सा तिल जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। शिवाय उस लड़की के सुंदर चेहरे में खो सा गया। उसे तो किसी चीज का होश नहीं था। तभी राहुल रूम में इंटर करते हुए बोला, बॉस। उसने इतना ही बोला था कि शिवाय तुरंत उस लड़की के ऊपर ब्लैंकेट डालकर राहुल की तरह देखकर गुस्से भरी आवाज में बोला, गेट आउट। उसके इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर राहुल उल्टे पैर वहां से भाग गया। शिवाय ने उस लड़की की तरफ देखा। वह इस वक्त बहुत ही मासूम और क्यूट लग रही थी। उसने राहुल को इसलिए अंदर नहीं आने दिया क्योंकि उसे लड़की ने जो कपड़े पहने हुए थे गीले होने की वजह से बहुत रिवीलिंग हो गए थे। शिवाय बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई उसे इस हालत में देखे। उसने इस वक्त एक क्रॉप टॉप और जीन्स पहना हुआ था। उसके अंडरगारमेंट साफ साफ शो हो रहे थे। शिवाय की नजर उसे लड़की को देख रही थी। तभी उसकी नजर उसके कांपते हुए होठों पर पड़ी। यह देखकर उसने तुरंत ही उसके माथे को टच किया तो उसे हल्का हल्का फीवर हो रहा था। यह देखकर उसकी आईब्रो तन गई। उसने तुरंत ही राहुल को फोन किया और उसे कुछ इन इंस्ट्रक्शन देकर फोन कट कर दिया। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि उसके रूम डोर नॉक हुआ। शिवाय ने अपनी रौबदार आवाज में अंदर आने के लिए कहा। तभी एक वेट्रेस अपनी नजरें झुकाए अंदर आई। शिवाय ने उसे बिना देखे हुए बोला, इसके कपड़े चेंज करो। इतना कहकर वो बालकनी में चला गया। उसने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे। उसने व्हाइट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी जो भीगने की वजह से उसके व्हाइट शर्ट उसके बॉडी से चिपक गई थी, जो उसे और भी अट्रैक्टिव और हॉट बना रही थी। उसके सेट किए हुए बाल इस वक्त मैसी हो गए थे जो उसके माथे पर फैले हुए थे, जिसमें वो और भी चार्मिंग और हैंडसम लग रहा था। वह रेलिंग से टिककर आसमान को देखने लगा। उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल सूनी थी, ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन थे। थोड़ी देर बाद शिवाय रूम के अंदर आया तो सामने देखकर उसके कदम वहीं पर ठहर से गए। वह अपनी गहरी आंखों से सामने की तरफ देखने लगा। वही उसे वेट्रेस ने जैसे ही शिवाय को देखा उसके माथे पर पसीना आने लगा। वह अपना पसीना पूछते हुए डरी सहमी हुई आवाज में बोली, सॉरी सर, वह मैडम के कपड़े नहीं थे यहाँ पर, तो मुझे यह शर्ट वहाँ सोफे पर दिखी तो मैंने मैडम को पहना दिया। शिवाय ने उसे कुछ भी नहीं कहा और अपने हाथों से उसे जाने का इशारा किया। यह देखकर वह वहां से तुरंत ही भाग गई। शिवाय ने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए। बेड के पास जाकर उसने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा जो उसकी हाइट शर्ट में लिपटी हुई थी। उसकी हाइट छोटी होने की वजह से उसकी शर्ट उसे बहुत ही ज्यादा बड़ी आ रही थी। वो उसके थाई तक आ रही थी और बाजू इतनी बड़ी थी कि एक हाथ पूरा छुप गया था। गला बड़ा होने की वजह से एक साइड उसके कंधे से उतरा हुआ था जिससे उसका गोरा कंधा दिख रहा था। उसका गोरा और नाजुक सा बदन देखकर शिवाय को अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ, जिसे सुनकर उसने उस लड़की को देखा। फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके अंदर आने की परमिशन दी। परमिशन मिलते ही राहुल ने डोर ओपन करके अंदर आया और उसके पीछे एक फीमेल डॉक्टर भी थी। डॉक्टर को देखकर लग रहा था कि वह बेचारी कितना डरी हुई है। वह अपने हाथ में पकड़े रुमाल से अपनी माथे के पसीने को पूछते हुए अंदर आई। एक पल के लिए शिवाय के साथ एक लड़की को देखकर वह हैरान रह गई। उसने सुना था कि एसएम को लड़कियों से एलर्जी है क्योंकि आज तक एसएम को किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा गया था। वो डॉक्टर एक तक उस लड़की को देखे जा रही थी। उसकी इस हरकत पर शिवाय को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। राहुल को रूम का टेम्परेचर बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसने अपना सर उठाकर देखा तो शिवाय का चेहरा गुस्से से एकदम काला पड़ गया था जो मास्क की वजह से दिख नहीं रहा था। यह देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। फिर उसने नजरों का पीछा किया तो उसने अपना सर घुमाकर डॉक्टर को देखा। वो एक तक उस लड़की को देख रही थी।
उसके चेहरे पर जलन के भाव थे। यह देखकर राहुल ने अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में बोला, क्या आपको करने का शौक है जो आप बॉस के सामने ऐसी हरकत कर रही है? अगर आप मरना नहीं चाहती तो शांति से अपना काम कीजिए, जिसके लिए आप यहाँ आई है, वरना आपकी भी आपके परिवार वालों को नसीब नहीं होगी। डॉक्टर की नजर जैसे ही शिवाय पर गई, वह डर गई। उसने जल्दी से उस लड़की के पास गई और अपना हाथ बढ़ाकर उसे टच करने वाली थी कि शिवाय की डरावनी आवाज सुनाई दी, डोंट टच हिम, फीवर है उसे। डॉक्टर के हाथ रुक गए। उसने जल्दी से किट से एक इंजेक्शन निकला तो शिवाय ने आगे बढ़कर उसे लेकर उस लड़की के हाथ में इंजेक्ट कर दिया। राहुल तुरंत डॉक्टर को जाने का इशारा किया तो वह डॉक्टर वहां से 9-2-11 हो गई। राहुल अपना सर झुकाकर बोला, बॉस आप कपड़े चेंज कर लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी बात सुनकर शिवाय ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया तो वह समझ गया कि वह क्या चाहता है। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।